हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना होस्ट और दोस्त साकाल और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं अपने YouTube चैनल कहानीबाज पर होश उड़ा देने वाली जबरदस्त एक भूतिया कहानी जो आपको गर्मी में भी ठंड का एहसास जरूर करा देगी और आपका शरीर थर थर कांपना शुरू कर देगा। तो चलिए ये कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी मुझे मेरे एक दोस्त ने शेयर की है। जिस इंसान के साथ यह भयानक हादसा हुआ था वह मेरे दोस्त के छोटे वाले अंकल हैं जिनका नाम विनाश था। तो मेरा जो दोस्त है वह अपने पूरे परिवार के साथ राजस्थान के जयपुर में रहता है, लेकिन उनका अंकल यानी कि अविनाश जयपुर ना रहकर राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में रहता है, जहाँ पर कपड़े बनाने का काफी ज्यादा कारोबार होता है। तो वहाँ पर एक कपड़े बनाने की फैक्ट्री में वह सुपरवाइजर का काम करते हैं। अविनाश काफी पढ़े लिखे हैं और वह कभी भी भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करते हैं। जब उनके सामने कोई ऐसी बात करता है तो वह उसे मूर्ख कहने लगते हैं। लेकिन एक बार अविनाश के साथ एक ऐसी घटना घटित होती है जिसके बाद वह आज तक उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाए हैं। आज भी वह उस जगह की ओर जाते हैं तो उनके मन में डर बैठ जाता है। तो साथियों, इस स्टोरी को शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपने बारे में छोटा सा परिचय मुझे जरूर दे दें कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका नाम क्या है और आप कितने सालों से ये स्टोरी सुनते आ रहे हैं, ताकि आपसे मेरा और बेहतर जुड़ाव हो सके। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार स्टोरी सुनने के लिए आए हैं तो इस चैनल पर और भी जबरदस्त बड़ी बड़ी कहानी मैंने आपके लिए तैयार की हुई है, तो आप बाकी स्टोरी को भी जरूर सुने। और जब आपको लगे कि वाकई में कमाल की स्टोरी आपको यहाँ सुनने को मिलती है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए बाकी की कहानी हम शुरू करते हैं और आगे की कहानी आप अविनाश के प्रोस्पेक्टिव से ही सुनने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूँ अविनाश और जैसा कि आपको मेरे बारे में पता चल ही चुका है कि मैं राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में एक कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में सुपरवाइजर का काम करता हूँ। वैसे तो मेरी ड्यूटी दोनों ही शिफ्ट में होती है। मुझे 15 दिन नाइट शिफ्ट में गुजारने होते हैं और बाकी 15 दिन की नौकरी में डे शिफ्ट करनी होती है। जब से फैक्ट्री में मेरी दूसरी पारी की ड्यूटी लगी है तब से रात में घर जाने में काफी देर हो जाया करती थी। ऑफिस से घर की दूरी यही करीब 1 किलोमीटर की होती होगी। जब तक बहुत जरूरी ना हो, रात में घर आने जाने के क्रम में रास्ते में पड़ने वो वाली सुनसान और संकरी गलियां जिनसे होते हुए घर जल्दी पहुंचा जा सकता था, पर उन्हें पकड़ना मैं पसंद नहीं करता था, क्योंकि एक तो वहां घात लगाकर बैठे चोर उचक्कों का खतरा रहता था, तो दूसरी तरफ कुत्ते बहुत भौंकते थे उधर, जिनसे मुझे बड़ा डर लगता था। इसलिए हमेशा पक्की सड़क वाली मुख्य रोड से ही घर लौटता था। अब एक बार क्या हुआ कि मुझे फैक्ट्री में काम करते करते काफी टाइम हो गया, क्योंकि उस दिन माल भरने के लिए गाड़ी आई हुई थी। उस माल को गाड़ी में लोड करने के चक्कर में मुझे फैक्ट्री में ही काफी रात हो गई। उस रात हवा बहुत तेज चल रही थी, मानो जोरों की बारिश होने वाली हो। रात के 12 बजने को आए हैं, बच्चे भी सो गए होंगे। पत्नी सुप्रिया मेरे लिए खाना बनाकर लेट गई होगी, क्योंकि वो मेरे बिना खाना नहीं खाती। खाली पेट वह भी मेरी राह देखती होगी। यही सब सोचते और टिफिन बॉक्स हाथ में लटकाकर मैं तेज कदमों से घर की तरफ निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद आज उस पतली और कच्ची गली की राह ले लिया ताकि जल्दी से घर पहुंच सकूं। हालांकि मैं कभी भी इस गली से जाना पसंद नहीं करता था, जिसके कारण मैंने आपको पहले ही बताया है, लेकिन उस दिन मैं काफी लेट हो गया था, तो मजबूरन मुझे उस गली के रास्ते को पकड़ना पड़ा। इतनी रात और ऊपर से यह सुनसान और संकरी गली, मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि कुत्ते सतर्क होते दिखने लगे थे, मानो कोई अनजाना अनचाहा मेहमान चला आ रहा है और वो उनकी तरफ चला आ रहा है। वैसे आदमी हो या कुत्ते, बिन बुलाए मेहमान किसी को पसंद नहीं आते। अपने इलाके में रात में आने जाने वाले हर एक इंसान को पहचानते हैं यह जानवर। इसी तरह मैं डर डर के आगे बढ़ता रहा। चोरों का ख्याल मन में आते ही
शादी में मिली वह कलाई घड़ी खोलकर मैंने जेब में डाल ली। मैं नहीं चाहता था कि मेरी पूजने सासी माँ के मन को जरा सी भी ठेस पहुँचे। इधर गली में भीतर की ओर बढ़ने पर अब वह और भी पतली होती चली गई थी। इतनी पतली कि 2 से 3 आदमी एक साथ आ जाए तो आगे पीछे होकर चलना पड़ता। फिर सड़क कच्ची भी थी और कहीं कहीं से टूटी फूटी सी। मैं सोच रहा था बड़े धैर्यवान होंगे इस गली के आदमी जो इन रास्तों से रोज आते जाते होंगे। मैं महसूस कर रहा था कि 2 चीजें इस वक्त तेजी से चल रही है। एक तो मेरे दिमाग में बिना सर पैर की बातें और दूजेला मेरे बढ़ते कदम। थोड़ा चलने के बाद एक मोड़ आया जहाँ एक मस्जिद पड़ता था। मस्जिद के ऊपर लगे बड़े भोपू वाले लाउड स्पीकर के अलावा उस अंधियारे में और कुछ भी बड़ी ही मुश्किल से दिख पा रहा था। और मैं महसूस कर पा रहा था कि वहाँ अब बड़ी भीनी सी खुशबू फैली थी। साथ ही ठंड भी थोड़ी थोड़ी बढ़ चुकी थी। मैंने अपनी धुन में ही आगे की ओर बढ़ता रहा। थोड़ा आगे ही बढ़ा था कि पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। मैं सोचने लगा अभी तक तो कोई मेरे आसपास नहीं था, यकायक यह किधर से आ गया? कौन है यह? कोई कुत्ता, कोई चोर या फिर मेरा भ्रम? डर भी लग रहा था। ना तो मैं लुकना चाहता था और ना ही मेरा मरने का मन। इसी सोच में मेरे कदम और तेज होने लगे, पर वो कदमों की आहट अब भी मेरा पीछा कर रही थी। अब भी डरावनी होती यह अंधेरी गलियां भी खत्म नहीं हुई थी। इसे पार करने में और समय लगने वाला था, पर अब मुझे रहा ना गया और बड़ी हिम्मत करके पलटकर देख ही लिया। पलटकर देखा तो मेरे रेंगटे खड़े हो गए। अचानक से ऐसा लगा कि मेरा दिल ना मानो धड़कना बंद कर दिया हो। आधी रात को इस सुनसान सड़क पर मेरे अलावा सफेद साड़ी में लिपटी हुई एक औरत मुझे दिखाई दे रही थी और वह बड़े ही तेज कदमों से मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। तेज कदमों से मेरी तरफ आते स्त्री को देख के जान पड़ रहा था मानो उसे भी अंधेरी और पतली गलियों में अकेलेपन बसने लगा हो। सफेद साड़ी में लिपटे होने की अंधेरे में भी आसानी से देख पा रहा था। मन को अब इत्मीनान हुआ और शांत चित होकर सहजता से आगे बढ़ता रहा। अचानक से महसूस हुआ ठीक मेरे पीठ पीछे खड़ी होकर मुझे आवाज लगा रही हो, थोड़ा रुकिए। अचानक मैं दोबारा पलटा, देखा कि सच में पीठ पीछे खड़ी होकर वह स्त्री मुझे कुछ कहना चाह रही थी। तीखे नैन नक्श, ओजस्वी चेहरा, सुराहीदार कमर, पिंडलियों तक छूते सुनहरे बाल, कद काठी बिल्कुल अप्सरा की तरह। और वो सफेद साड़ी में खड़ी वह स्त्री अंधेरे को चीरती हुई अपनी एकमात्र उस उपस्थिति दर्ज करा रही थी। मैंने पूछ लिया, जी कहिए क्या बात है? जवाब में उस स्त्री ने निवेदन किया कि कृपया साथ साथ चलिए, देर होने की वजह से मुझे डर लग रहा है। तब पता चला कि हम दोनों की हालत एक जैसी ही थी। मैंने भी सहमति से अपना सर हिला दिया। अब हम दोनों एक साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। इतनी रात गई, इस सुनसान में भी अकेले घर से बाहर निकलने का कारण मैंने उस स्त्री से जानना चाहा, परंतु कोई उत्तर ना मिला। फिर मैंने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। कुछ पल बाद जवाब आया कि वह मेरा घर पीछे मोड़ पर ही है। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, इसलिए मुझे अभी निकलना पड़ा। आप भले आदमी लगे इसलिए मैं आपके पीछे पीछे हो ली। किसी अनजान पर इतनी रात भरोसा करने की बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। कभी कभी जरूरत पड़ने पर ऐसा करना पड़ता है, मैं समझ सकता था। और हम लोग साथ साथ आगे बढ़ते रहे। तभी उस स्त्री ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और उसके हाथों में एक चमकती हुई अंगूठी थी। मेरे मुंह से एकदम निकला, क्या है यह? उस स्त्री ने जवाब दिया, आप इसे पहन लीजिए, यह आपके काम आएगा, आपको डर से ऊपर ले जाएगा, बुरी ताकतों से भी बचाएगा। उसे साफ इनकार करते हुए मैंने खुद को उस अंगूठी से दूर किया और थोड़ा पीछे खिसका। मैंने कहा, देखिए ऐसा है, मैं इन सब बेकार की बातों में यकीन नहीं करता, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसे मुझसे दूर रखें। मैंने बेरुखी में जवाब देकर उस अंगूठी को साथ लेने से इनकार कर दिया। पर एक बात गौर करने लायक थी, मेरे इतने बेरुखी भरे जवाब के बाद भी वह स्त्री तनिक भी विचलित नहीं हुई और बल्कि शांत होकर खड़ी रही। उसके साथ के व्यवहार पर मुझे भीतर से अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। हालांकि मुझे पता था कि मैंने जो भी किया है सही किया। गली अब खत्म होने वाली थी
कि सड़क मैं अपने सामने देख सकता था। तभी वह स्त्री रुक गई और वो औरत मुझसे आगे बढ़ते रहने के लिए कहने लगी और मुझे कहा, मैं कुछ जरूरी सामान घर पर ही भूल गई हूँ, इसलिए मुझे वापस जाना पड़ेगा। और वह वापस गली के भीतर लौटने लगी। उसके साथ चलकर मैंने उसे घर तक छोड़ने की बात कही तो बड़ी विनम्रता से उसने मना कर दिया। तब एक दूसरे से विदा लेकर हम दोनों अपने रास्ते की ओर बढ़ चले। घर आकर हाथ मुंह धोया, पूरा बदन कल से दुख रहा था, शायद हल्का बुखार था। मेरे कदमों की आहट से मेरी वाइफ सुपीरियर भी जाग चुकी थी। मुझसे खाना खाने के लिए पूछा तो मैंने मना कर दिया और उसे खाना खाने को बोलकर बिस्तर पर चला गया। सुबह 5 बजे मेरी दिनचर्या शुरू हुई। सुबह सुबह उठकर नहा धोकर बेटे को स्कूल पहुंचाना, फिर खुद नाश्ता करके फैक्ट्री के लिए निकलना। फैक्ट्री में काम का दबाव होने की वजह से कब सुबह से दोपहर हो गया पता ही नहीं चला। लंच टाइम हो चुका था और मेरे सहकर्मियों ने मुझे खाना खा लेने को कहा। फिर आपस में बात करते हुए हम लोग खाना खत्म करने लगे। बातचीत के क्रम में मैंने सामने वाले दोस्त की अंगूठी देखी और बीती रात की सारी घटना आंखों के सामने तैरने लगी, जिसकी चर्चा मैंने अपने साथियों से भी की। फिर क्या था, सबको खिंचाई करने का जैसे बहाना मिल गया। तुमसे सगाई करना चाहती होगी, गिफ्ट समझकर रख लेते। ये तरह तरह की बातें सुनकर मैंने सोचा जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म करके खिसकने की सोच रहा था और थोड़ी देर बाद मैं वहां से खिसका और अपने कामों में लीन हो गया। पर मन में मेरे दोस्तों की कही उलझ फुलझ बातें चल रही थी। यही नहीं, वह बातें सही लगने लगी थी और मुझे ये गलतफहमी हो रही थी कि वो मुझे हकीकत में पसंद करती है, इसलिए उसने अपनी अंगूठी मेरी तरफ बढ़ाई होगी और मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। दैनिक काम का ज्यादा दबाव होने के कारण आज भी रात के 12 बज गए, पर आज साथ में एक दोस्त भी था जो घर वापस मेरे साथ साथ हो लिया। थोड़ी दूर तक साथ चलने के बाद वह अपने घर के लिए दूसरी तरफ मुड़ गया। मेरे सामने फिर से वही पतली गली, अंधेरी गली थी। मैं उधड़-बुन में था कि क्या करूं क्या ना करूं, पता नहीं क्यों, पर मन में तो आ ही जाता है ना, जब इतनी सुंदर लड़की आपको अंगूठी दे तो आपको लगता है कि क्यों ना उसे दोबारा मौका दिया जाए। और मैं फिर से उसी गली में घुस गया, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो या मैं खुद से जाना चाहता था। ये मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। हाथ में टिफिन बॉक्स लिए मैं खुशी से आगे कदम बढ़ाए जा रहा था, पर आज एक बात बड़ी अजीब थी। गली में एक भी कुत्ते नहीं दिख रहे थे। कहाँ गए सब? एक दिन में इतने परिचित हो गए क्या ये बेजुबान जानवर? मैंने सोचता सोचता मस्जिद वाली गली से आगे की ओर मुड़ा और मैं थोड़ा आगे बढ़ा ही था, तभी पीछे से आवाज आई, जनाब जरा ठहरिए। मैं ठिठक कर रुका, पलट कर देखा तो लहराते हुए सुनहरे बालों वाली वह सुंदर स्त्री जो पिछली रात मिली थी, अपने माथे पर एक लंबी सी बिंदी लगाए और चेहरे पर तेज लिए आज वह काली साड़ी में मस्जिद के पास खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। इतने अंधेरे में भी एक अजीब सी रोशनी थी उसके चेहरे पर और चेहरे पर बहुत ही आकर्षण था। उस औरत ने पहले मेरी तरफ देखा और पहेली भरी मुस्कान के साथ पूछा, आज भी आपकी मदद चाहिए, मुझे क्या मिलेगी? मैं हाँ बोलूं या ना कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी हामी में सर हिला दिया। वह मेरे साथ चल पड़ी। आज चुप नहीं थी, वह बोले जा रही थी जैसे कि मेरे आने का ही इंतजार कर रही हो कि क्या क्या बताना है, क्या क्या पूछना है, मानो उसने सब पहले से ही सोच रखा हो। मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, घर पर कौन कौन है, मेरी पसंद नापसंद वगैरह टाइप के सवालों के तीर एक एक करके वह मेरी तरफ चलाती जा रही थी। उसके ना खत्म होने वाले सवालों की पोटली को भरते हुए मैं कदम से कदम मिलाए आगे बढ़ा जा रहा था। मैंने उस स्त्री से कहा, इतनी रात को आप अकेली घर से बाहर निकलती हो, किसी को साथ लेकर निकलना चाहिए। फिर उसकी तरफ देख उससे सवाल किया, आप कहाँ रहती हो, घर पर कौन कौन है? उसने हंसकर केवल यही कहा कि क्या करिएगा जानकर, बस जब मिलना हो तो इसी वक्त इस गली से गुजरना, मैं दिख जाऊंगी। और ठहाके लगाकर हंसने लगी। इस तरह के जवाब की मैंने कल्पना भी ना की थी। ऐसा सुनकर मुझे बड़ा ही अजीब लगा। बातें करते हुए हम दोनों आगे बढ़ रहे थे, तभी उसने अपने कंधे पर लटकाए हुए थैले में हाथ डालकर कुछ निकाला। अपनी मुट्ठी में उसने कुछ छिपा रखा था, तो तभी उसने मेरा हाथ आगे बढ़ाने को कहा। उसकी बंद मुट्ठी की तरफ देख मैंने उससे प्रश्न किया, क्या है इसमें? मुस्कुराकर
वह मुझसे मेरा हाथ आगे करने की जिद करती रही। जब उसने अपनी बंद मुट्ठी ना खोली तो मैंने भी साफ साफ इनकार करते हुए कहा, हम लोग जानते ही कितना है एक दूसरे को, और ऐसे ही किसी अनजान से बंद मुट्ठी में तो मैं कुछ ना लूं। जब मैं नहीं माना तो आखिरी में उसने अपनी मुट्ठी खोल ली और उसकी हथेली में वही चमकती हुई अंगूठी थी जिसे पिछली रात मुझे पहनने का असफल प्रयास किया था उसने। मैंने उसे समझाया कि अगर आप दिन में यह देती तो शायद लेने की मैं सोचता, पर इतनी रात गए और ऊपर से यह अंगूठी दिखने में बहुत कीमती लगती है, इसलिए आप मुझे माफ करें, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं ले सकता। मेरा नाम जवाब सुनकर उस औरत की आंखें तेज हो गई। अजीब तरीके से घूरती निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए उसने कहा कि मैं आपकी पूरी जिंदगी खुशहाल बनाना चाहती हूँ। आप हो कि अपनी इस बेकार जिंदगी से बाहर नहीं निकलना चाह रहे। अपनी तीखी होती आवाज में उसने कहा, आप इस अंगूठी को एक बार पहन कर तो देखो, आपको नई और एक बिल्कुल ही अलग दुनिया दिखेगी, सारे दुख तकलीफों से ऊपर। और मैं अपनी ही बात पर अड़ा रहा, उसकी एक भी बात सुनने या मानने को तैयार न हुआ। ऐसा करते करते हम दोनों गली में आखिरी मोड़ पर पहुंच गए। वह स्त्री बिल्कुल एक जगह स्थिर हो गई और वहीं पर जम गई। मुझे आगे बढ़ते रहने को कहकर वह खुद वापस अपने घर लौटने के लिए मुड़ी। तो मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, आप वापस क्यों जा रही हैं? पर मेरे इस प्रश्न का कोई बिना उत्तर दिए वह लौटने लगी। उसका ऐसा रवैया मुझे बिल्कुल ही अजीब लगा। उसे कहीं जाना ही नहीं था तो आखिर वह क्यों आई मेरे साथ इस गली में छोड़ने के लिए? हाँ, पर लौटते वक्त मुझे वह केवल एक बात कह गई कि जब भी कभी मिलना हो, क्या यह अंगूठी चाहिए हो तो इस गली से गुजरना, तो मैं आपको मिल जाऊंगी। मैं कुछ न बोला और तेजी से गली से बाहर निकला और बाहर स्ट्रीट लाइट की दूधिया रोशनी में सड़क बिल्कुल दूध जैसा नहाया हुआ था। रात के सन्नाटे में उस सड़क पर इक्का दुक्का लोग ही आते जाते दिख रहे थे, पर अब मैं थोड़ा राहत महसूस करने लगा था। जो कुछ भी अभी घटित हुआ था, मन में वो सवाल उठ रहे थे कि आखिर कौन थी वह स्त्री, उसकी मंशा क्या थी, उस अंगूठी में ऐसी क्या ही बात थी जो मुझे पहनने की खातिर जिद पकड़कर बैठ गई। वह हर बार गली के आखिर तक जाकर वह वापस क्यों लौट जाती है? ऐसे अनसुलझे ढेरों सवाल थे जो रास्ते भर मुझे परेशान करते रहे। आखिर में अपने घर की दहलीज पर आकर मैंने राहत की सांस ली। घर पहुंचकर उन फालतू की बातों से तो निजात मिला, पर अब मुझे बुखार ने अपने कब्जे में जकड़ लिया था। मेरी पत्नी सुपीरियर से मैंने नजरें बचाकर दवाई निगल ली और चुपचाप बेड पर आकर लेट गया। लेकिन फिर मैंने अपने आप को उसी जगह पर उसी गली में खड़ा हुआ पाया। वह चारों ओर भयानक सन्नाटा था। रोशनी के नाम पर केवल चांद की हल्की सी दूधिया रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। वहीं थोड़ी पहले जो कुत्ते मुझे नजर नहीं आ रहे थे, वही कुत्ते वहां पर अब मुझे देखकर भौंक रहे थे। वह कुत्ते देखने में काफी भयानक दिख रहे थे, जैसे कोई राक्षस है उनके अंदर घुस गया और मुझे फाड़कर मेरा खून पीने के लिए तड़प रहे हो। यह देखकर अंदर से पूरा दहक उठा था। मैं सोच रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले तो मैं यहाँ से निकला ही था और अब दोबारा मैं इसी जगह पर कैसे पहुँच सकता हूँ। मैं वहाँ से अपने घर की ओर का रास्ता देखने लगा और मुझे उस गली से थोड़ी दूर रोड दिखाई देने लगी। मैं उस रोड की ओर पूरे जोश में भागने लगा, लेकिन वह गली पूरा होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे अपने पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई देनी है और वो आवाज मुझे कुछ जानी पहचानी सी महसूस होती है। और जब वह आवाज बहुत तेज होती है तो मुझे ध्यान आया कि यह तो उसी औरत की आवाज है जो मुझे 2 दिन से लगातार इन्हीं गली में मिल रही है। मेरी पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हुई। मैं बस दौड़े जा रहा था अपनी पूरी ताकत के साथ, लेकिन ना तो वह गली खत्म होने का नाम ले रही थी, ना ही उस औरत की हंसने वाली आवाज थम रही थी। जब काफी दूर दौड़ने के बाद भी गली खत्म नहीं हुई तो मैं थक हार कर खड़ा हो गया। मैं खड़ा खड़ा सोच ही रहा था कि अब क्या किया जाए और यह मेरे पीछे जो औरत है आखिर यह चाहती क्या है। जब मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा और वो औरत एकदम से सफेद लिबास में चमक रही थी। उस भयानक अंधेरे में भी उसके चेहरे पर रोशनी चमक रही थी। दिखने में वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी, लेकिन जब वह मुंह फाड़ कर हंसती तो काफी भयानक लग रही थी। वो धीरे धीरे मेरी ओर आगे बढ़ती जा रही थी और बोले जा रही थी कि तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? मैं कब से तुम्हें
यह कह रही हूँ कि यह अंगूठी पहन लो, लेकिन तुम हो कि मेरी अंगूठी पहन ही नहीं रहे। अगर तुम एक बार मेरी इस अंगूठी को पहन लो तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। जिस जिंदगी में अभी तुम जी रहे हो वह नरक से भी बदतर है। इस अंगूठी को पहन लोगे तो तुम्हें मेरी जैसी ऐसी ना जाने इतनी ही अप्सरा और मिलेंगी। बस एक बार यह अंगूठी पहन लो। लेकिन उसकी आवाजें मेरे ऊपर कोई असर नहीं डाल रही थी। मैं तो अपने ही सवालों के अंदर जूझ रहा था। अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैं यहाँ से निकल गया था, लेकिन दोबारा यह औरत मेरे सामने कैसे आती है। मैं उससे बोला कि अभी तो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले तो तुमको मना ही किया था कि तुम्हारी दी हुई अंगूठी मैं बिल्कुल नहीं पहनूंगा। और मुझे जरा यह बताओ कि अभी थोड़ी देर पहले तो मैं यहाँ से चला गया था, अब दोबारा मैं इस जगह पर कैसे पहुँच गया। मेरे इतना बोलते ही वह औरत जोर जोर से हंसने लगी, लेकिन इस बार वह हंसी धीरे धीरे एक भयानक आवाज में बदलने लगी। और वह चेहरा जिसे देखकर मैं मदहोश हुए जा रहा था, वह चेहरा धीरे धीरे एक भयानक चेहरे में बदलता जा रहा था। वह अपने मुंह की ओर बढ़ती जा रही थी। मैं अपने पैर धीरे धीरे पीछे की ओर खींच रहा था। इस वक्त मेरे पूरे शरीर का खून सूख चुका था। मेरे पैरों में चलने की हिम्मत नहीं बची थी। हालांकि हलक से आवाज बाहर नहीं निकल पा रही थी। चेहरा पसीनों में ऐसा हो गया था जैसे अभी नहाकर निकला हूँ। धीरे धीरे वह चेहरा और भयानक होता गया और किसी शेर के मुंह के जैसे वह चेहरा फटने लगता है और मेरे चेहरे को अपने अंदर निगलने की कोशिश करते हुए झट से मेरे ऊपर आ गिरता है। मैं जोर से चिल्लाकर उठता हूँ। अचानक मेरी आंखें खुलती हैं। सामने दिखा तो मेरी पत्नी सुपीरिया माथे पर ठंडी ठंडी पत्तियां रख रही थी। मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि चलो यह एक सपना था। मुझे लगा कि आज तो मेरी जान सच में निकल गई है। शायद मेरी पत्नी सुपीरिया को मेरी बुखार की भनक लग चुकी थी, तभी तो वह मेरे माथे के ऊपर ठंडी पट्टियां रखने लगी थी। अचानक मुझे घबराते हुए देखकर सुपीरिया ने कहा कि 2 दिनों से आपकी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है, कल चलकर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लीजिए। सुपीरिया की बातों के जवाब में मैंने केवल हाँ में सिर हिला दिया और आंखें मूंदकर सोने की कोशिश करने लगा। उसने भी फिर आगे कोई टोका टोकी नहीं करी। अगली सुबह नींद खुलते ही बुखार से तो निजात मिल चुका था, पर सिर बहुत भारी लग रहा था, इसलिए आंखें मूंदे निढाल सा बिस्तर पर ही पड़ा रहा। सुपीरिया ने ही बच्चों को तैयार कर उन्हें स्कूल पहुंचाया। लौटकर जब वह वापस आई तो रसोई के काम में जुड़ गई। अभी तक मैं बिस्तर पर ही पड़ा हुआ था। आज काम पर जाना भी मुश्किल ही लग रहा था। पत्नी की निगाहें रसोई से मेरी राहत देख लेती थी और अपने काम निपटाकर वह मेरे सिरहाने आकर बैठी और बोली, कुछ बात है क्या? पिछले 2 रातों से आपको परेशान देख रही हूँ, जैसे उसे मेरे साथ बीती सारी बातों की भनक लग चुकी थी। मैंने भी कुछ छिपाना सही नहीं समझा और बीते 2 दिनों में उस गली में घट रही सारी घटनाओं को जैसे का तैसे बता डाला। सारी बातें सुन सुपीरिया के चेहरे पर चिंता की लकीर उभरने लगी थी। अपने उस डर को भीतर छिपाकर उसने मुझे चिंता ना करने की सलाह दी और वापस से घर के काम में लीन हो गई। मैं भी पलक बंद कर बिस्तर पर ही लेटा रहा। सुपीरिया की आवाज लगाने से मैंने अपनी आंखें खोली। नहा धोकर तैयार हो जाइए, मैंने घर पर किसी को बुलाया है। मेरे पूछने पर उसने बस इतना कहा कि जब आए तब खुद ही देख लेना। सच में घंटे भर बाद दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। अलख निरंजन घर की चौखट पर खड़े होकर बाबा की आवाज लगाने से मैंने लौटकर देखा। मेरी पत्नी सुपीरिया ने उन्हें घर के अंदर बुलाकर का आदर सत्कार किया और बैठने के लिए एक कुर्सी दिया, पर बाबा जी की नजर जैसे मुझ पर कुछ तलाश रही थी। उन्होंने बड़े ध्यान से मुझे देखा और मुझे ही घूर रहे थे। मेरी सुपीरिया ने बाबा जी को पानी पिलाया और उन्हें भर पेट भोजन कराया। उसके बाद मेरी तरफ देख इशारे से उन्हें कुछ बताने की कोशिश करने लगी, जैसे बाबा जी की तनी हुई आंखों ने मेरे मन की सारी बातें पढ़ ली हो। उनके पलक झपकते ही उन्होंने सुपीरिया को शांत रहने का इशारा किया। वह मुझे बोले, बेटा पिछली रातों में घटी सारी बातें मुझे विस्तार से जाननी है। मैंने भी फिर कुछ नहीं छिपाया और हर एक छोटी से छोटी बात उन्हें विस्तार में बता दी। सारी बातें सुन बाबा के चेहरे पर दर्द साफ झलकने लगा था। संयम से काम लेकर उन्होंने अपने चिंता को कम करके
और दिमाग को भंग नहीं होने दिया और आंखें मूंद कर कुछ देर ध्यान में रहे और फिर थैले से मुट्ठी भरकर भभूत निकालकर मेरे माथे पर मल दिया और मेरे पास बैठी सुपीरिया की निगाहें उन्हें निहारती रही। कुछ पल कमरे में सन्नाटा पसरा रहा। फिर बाबा जी ने बताया, तुम्हारी मुलाकात एक जिन से हुई थी। इसके बाद थोड़ी देर वहाँ सन्नाटा पसरा रहा। पुरोहित जी गंभीर होते हुए आगे बोलने शुरू किया। गली का आखिरी कोना ही उसका अंतिम दायरा था, इसलिए वह उससे आगे नहीं बढ़ पाई। हवा में फैली वह खुशबू, अचानक से ठंड का वह एहसास और कुछ नहीं उस जिनकी उपस्थिति का परिणाम था। अपनी अंगूठी के माध्यम से वह तुम्हें उस परलौकिक दुनिया में लेकर जाना चाहती थी। अगर भूल से भी तुमने वह अंगूठी पहन ली होती तो बड़ा ही बेकार काम हो जाता। उनकी बातें सुनकर मैं भी अंदर तक कांप उठा था। सुपीरिया ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे शांत किया। पापा जी ने बताया कि भयभीत होने वाली कोई बात नहीं है, खतरा टल गया है। पर हाँ, एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि चाहे कुछ भी हो जाए, रात में भूलकर भी उस गली में कदम मत रखना। अभी तक उस जिन ने तुम्हें अपनी सुंदरता और प्यार के आकर्षण में फंसाकर अंगूठी के सहारे अपने साथ ले जाने का प्रयास किया है। बड़े खुशकिस्मत निकले तुम उस गली के आखिरी किनारे यानी जहां उसका दायरा खत्म होता है वहां पहुंच गए। इसलिए वह कुछ नहीं कर पाया, उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। बाबा जी की बातें सुनकर मैंने उन्हें रोका और पूछा, बाबा जी उस गली में तो इतने सारे लोग रहते हैं, उन सब का क्या? यह सुनकर बाबा जी मुस्कुराए मेरी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा यह बताओ, उस गली में उस स्त्री या औरत के सिवाय किसी इंसान को देखा था? फिर अपने उस प्रश्न का जवाब उन्होंने खुद ही देते हुए कहा, क्योंकि उस गली में रहने वाले लोगों को इस बात की जानकारी है, इसलिए वे रात में घर से बाहर नहीं निकलते सिवाय कुत्तों के। सिर्फ वहाँ पे तुम्हें कुत्ते ही दिखेंगे। फिर मैंने बाबा जी को बीच में ही रोकते हुए कहा, पुरोहित बाबा जी, एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी। पहले दिन जब मैं उस गली में गया तो ढेर सारे कुत्ते मुझ पर भौंक रहे थे। अगले दिन फिर मैं उस गली में घुसा तो कुत्तों का नामो निशान नहीं था। वह सब क्या था? उस औरत का जाल? कहते कहते मैं चुप हो गया। फिर वह बोले, तुमने सही समझा, वह बस उस औरत यानी जिनका भ्रम जाल था। जिन बहुत शक्तिशाली होते हैं, वह किसी पर भी अपना प्रभाव आसानी से छोड़ सकते हैं और बड़ी आसानी से किसी को भी अपने बस में कर सकते हैं। तुम भाग्यशाली हो कि उसके चंगुल से बच निकले। हो सके तो कुछ दिन अपनी शिफ्ट सुबह की लगवा लो ताकि शाम होने से पहले घर लौट सको, बाबा जी ने हिदायत देते हुए कहा। फिर बाबा जी ने अपने थैले में हाथ डालकर कुछ निकाला, पर इस बार वह अंगूठी नहीं थी, वह एक ताबीज था। उस पर एक मंत्र फूंककर उन्होंने उसे मेरी तरफ बढ़ाया। इस बार मैंने उन्हें मना नहीं किया, बल्कि अपनी बाहें आगे बढ़ा दी। मंत्र उच्चारण के साथ उस ताबीज को उन्होंने मेरी बाजू पर बांधते हुए कहा, इसे हमेशा बांधे रखना, यह तुम्हारी रक्षा करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए उतारना मत। फिर हम पति पत्नी को सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देकर बाबा जी चले गए। मैं ठहरा पढ़ा लिखा और ऊपर से शहर में रहने वाला इंसान, भूत प्रेत की बातों पर मैंने आज तक कभी यकीन नहीं किया था, लेकिन उस गली में मैंने जो भी अनुभव किया उससे वो सामान्य तो नहीं था, ना ही उसे सामान्य कहा जा सकता। उसको देखने के नजरिया हर किसी का अलग अलग होता है। हर इंसान, यह जरूरी भी नहीं कि वह हर बार सच्चाई से मेल खाता हो। अब क्या सच है और क्या झूठ, यह तो मैं नहीं जानता था और ना ही बाबा जी, यह तो सिर्फ भगवान को ही पता था या फिर उस स्त्री को। पर एक बात तो थी, बाबा जी के तर्क भरे उत्तर से उस गली में घटी सारी घटना और स्त्री के बारे मेरे मन में ढेरों सवालों पर अब विराम लग चुका था। हालांकि उस घटना को करीब करीब 10 साल होने वाले हैं और उस गली के पास से मैं आज तक नहीं गुजरा हूँ। आज भी भीतर जाने की हिम्मत नहीं होती, हालांकि दिन में भी मैं उस गली में अंदर नहीं जाता। तो दोस्तों, कैसी लगी है आपको स्टोरी? आपको यह स्टोरी काफी पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपको कुछ समस्या लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपके कमेंट को जरूर पढ़ूंगा और जल्दी ही नेक्स्ट स्टोरी में जबरदस्त काम करके और जबरदस्त सच्ची घटना लेकर आपके लिए लेकर आऊंगा। उसका वेट कीजिए और अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए और कृपया भूतों से बचकर रहें। तो धन्यवाद।